आपको हेडिंग दिलाया गया अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व, जिसे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। और बताया गया आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग माना जाता है इस चैप्टर का। तो आपको बताया जा रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि माना प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से द्वितीयक कुंडली में प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅2 है और द्वितीयक कुंडली में बता दिया गया बाबू फेरों की संख्या N2 है। अतः कुंडली में कुल ग्रंथिकाओं की संख्या N2 ∅2 होगी, जो कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले आपको लिख ही दिया जा रहा है बाबू। माना प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध बता गया बाबू, द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध, द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅2 है और द्वितीयक कुंडली में तार के N2 फेरे हैं, N2 फेरे हैं। अतः द्वितीयक कुंडली में कुल ग्रंथिकाओं की संख्या बताया गया बाबू N2 ∅2 होगी, जो कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के अनुक्रमानुपाती होता है। परिभाषा के अनुसार आपको व्यंजक मिलेगा बाबू N2 ∅2 इज प्रोपोर्शनल टू I1, जबकि आप सभी को पता है जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू नियतांक कार्य करता है, वह नियतांक है बाबू m। इस कंडीशन में N2 ∅2 इक्वल टू मिलेगा आपको m/I1, एक व्यंजक हो गया। अगर यहाँ से हमको m का मान निकालना है, I1 इधर गुणा कर रहा, नीचे जाएगा, भाग करेगा, तो इस कंडीशन में m इक्वल टू आप सभी को मिलेगा बाबू N2 ∅2 अपान I1, और जहां पर m एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। लिखना बाबू, ध्यान दीजिएगा, जहां m एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है बताया गया बाबू, जिसे दोनों कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा
अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। यही आपको बताया गया बाबू, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। अगर आप एक बार कंफर्म देख लिए अच्छे से, अगर आप समझे होंगे तो 100% आपको आ गया होगा, किसी को कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, कल आपको मिला था भैया m इक्वल टू, आपको मिला था N2/2/I1, यहाँ तक आपको मिला था, जहाँ पर m को बताया गया था अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व है, वो भी दो कुंडलियों के बीच का। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि आपको बता दिया जाए बाबू I1 इक्वल टू 1 एम्पियर हो तो इस अवस्था में केवल m इक्वल टू आपको मिलेगा N2/2 इनबॉक्स में। अब आपको बताया जा रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से द्वितीय कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल E2 उत्पन्न हो जाता है, तो फैराडे के द्वितीय नियमानुसार। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि प्राथमिक कुंडली में, ध्यान देना बाबू, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन करने से द्वितीय कुंडली में प्रेरित बताया गया बाबू प्रेरित वैद्युत वाहक बल E2 उत्पन्न हो जाता है। E2 उत्पन्न हो जाता है, तो फैराडे के द्वितीय नियमानुसार अब ध्यान दीजिएगा भैया, E2 इक्वल टू मिलेगा आपको -N2 डेल्टा phi2/डेल्टा t। अब इसी को इस प्रकार आप लिख सकते हैं माइनस डेल्टा इन ब्रैकेट में N2/2/डेल्टा t। परंतु आप सभी लोग जानते हैं कि N2/2 इक्वल टू आपको मिला था बाबू MI1। अब N2/2 के स्थान पे लिखा जा सकता है MI1। इस कंडीशन में E2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा इन ब्रैकेट में MI1 और बाई मिलेगा डेल्टा t इक्वल टू लिख सकते हैं E2 माइनस m इन ब्रैकेट में डेल्टा I1/डेल्टा t। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ऊपर की तरफ बाबू। अब E इक्वल टू आपको मिल गया या E2, परंतु आपको बताया गया बाबू N2/2 इक्वल टू MI1, अर्थात N2/2 के स्थान पर MI1 लिखा जा सकता है। इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा बाबू, मिल जाएगा E2 इक्वल टू माइनस डेल्टा इन ब्रैकेट में MI1 अपान हो जाएगा डेल्टा t। अब इसको लिख सकते हैं E2 इक्वल टू माइनस m इन ब्रैकेट में डेल्टा I1 और बाई डेल्टा t। हमें यहाँ से m का मान निकालना है और इस कंडीशन में आपको बताया गया बाबू m का मान निकालना। ध्यान दीजिएगा, आपको व्यंजक मिला था बाबू m इक्वल टू N2/2/I1। यहाँ तक आपको व्यंजक कल प्राप्त था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बताया गया बाबू यदि I1 बराबर बता दिया गया 1 एम्पियर हो तो इस अवस्था में m बराबर मिल जाएगा केवल N2/2 इनबॉक्स में। इसका एक व्यंजक ए भी है। उसके बाद आप सभी को बताया गया बाबू यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन करने से
तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल E2 उत्पन्न हो जाता है। तो फैराडे के द्वितीय नियमानुसार, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बताया गया आपको यदि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से यदि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल E2 उत्पन्न हो जाता है। तो फैराडे के द्वितीय नियमानुसार आपको मिलेगा बाबू E2 इक्वल टू माइनस N इंटू डेल्टा N2 डेल्टा φ2 बाई मिलेगा बाबू डेल्टा T इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं माइनस डेल्टा इन ब्रैकेट में N2 φ2 अपान मिल जाएगा बाबू डेल्टा T। परंतु आप सभी लोग जानते हैं कि N2 φ2 इक्वल टू होता है बाबू Mi1। अब N2 φ2 के स्थान पर Mi1 लिखा जा सकता है। इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा E2 इक्वल टू मिलेगा बाबू माइनस डेल्टा इन ब्रैकेट में Mi1 और बाई मिलेगा आपको डेल्टा T इक्वल टू माइनस M इन ब्रैकेट में मिलेगा डेल्टा I1 और बाई डेल्टा T। हमें यहाँ से M का मान निकालना है। इधर पोजीशन गुणा कर रहा है, नीचे जाएगा भाग करेगा, तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मिलेगा बाबू M इक्वल टू माइनस E2 अपान डेल्टा I1 बाई डेल्टा T इन बॉक्स में। यह इसका लास्ट व्यंजक है। यदि इससे भी ऊपर आप ले जाना चाहते हैं तो बता सकते हैं बाबू, यदि डेल्टा I1 बाई डेल्टा T इक्वल टू 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो तो इस अवस्था में केवल M इक्वल टू मिल जाएगा E2। यही इसका लास्ट व्यंजक है। अगर मात्रक की बात की जाए, इधर देख लीजिएगा, आपको बताया जा रहा है कि मात्रक, इसका भी मात्रक बताया गया बाबू आपको हेनरी ही होता है। और बीमा की बात की जाए तो मिलेगा आपको ML स्क्वायर T की पावर -2 A की पावर -2। इसके पहले आप बीमा निकाले भी थे। बस यही इसका लास्ट व्यंजक है।